हेलो दोस्तों। तो आई होप यू ऑल गुड। और आने वाले 25 तारीख के लिए आप लोग खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और ये जो टेस्ट है, ये जो सीरीज है, ये उसी में एक फाइनल टच का काम करेगी। ओके। ऑलरेडी हम लोग इसका एक पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और आज कंप्लीट कर देंगे उसको एक को। ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि 50 तक हम लोग कर चुके थे, तो ये 51 क्वेश्चन है। अच्छा देखो, आपको ना थोड़ा बहुत धुंधला वगैरह दिख रहा होगा, और तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भैया। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपकी लाइफ तो पहले भी सेक्रीफाइस से भरी हुई है, तो थोड़ा सेक्रीफाइस इधर भी। बाकी तो मैं सारी चीज़ें आपको बोल के बता ही दूंगा। और पहली वीडियो जो मैंने डाली थी, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसको देखा। भले ही लाइक वगैरह थोड़े कम किए हैं आपने, पर ठीक है, देखिए आप लोगों ने। ओके। तो हिंदी मीडियम में ही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि भाई फ्लोरोसेंट जो नैनो डायमंड है, वो जैव चिकित्सा इमेजिंग और लंबी अवधि तक कोशिकाओं एवं उनकी संततियों को ट्रैक करने के लिए आदर्श होते हैं। तो भैया ये तो ठीक है स्टेटमेंट। देखो मैं छोटा सा एक ट्रैक बना लेता हूँ फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स के लिए। ये क्या है, लैब वगैरह में बनाए जाते हैं। ओके। और लैब वगैरह में बनाए जाते हैं, तो भैया ये इसमें क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टीज और है। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सेकंड सही होगी। स्टेटमेंट सेकंड है कि ये जो शिखर प्रदीप्ति उत्पन्न करते हैं, और वे न तो फीके पड़ते हैं लाइक ब्लीच, जैसे ब्लीचिंग्स वगैरह आपने देखी होगी, कोरल ब्लीचिंग, तो उसी तरह से जो इनकी ये चमक है, ये ना तो कम पड़ती है, ठीक है, और ना ही ये ब्लिंक करते हैं लाइक ब्लैक टाइप कुछ हो ना, तो वो सब नहीं करते। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड को क्या कर रही है, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये जो नैनो डायमंड्स हैं, ये टॉक्सिक्स होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो भैया नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक जो जीवित, ठीक है, जीव हैं, उनके लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। समझ गए? तो स्टेटमेंट बन सकती है बड़े आराम से। तो आपका ओनली वन ये लाइक स्टेटमेंट वन जो है, जो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। यार वाटर वर्थ से एक दिमाग में आता है कि यार पानी के अंदर कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो आयुषीन वाली चीज तो खत्म हो गई। हिंद महासागर में भूतात्विक पिंड, ऐसा हो सकता है भैया हिंद महासागर, क्योंकि पानी से रिलेटेड है। गुजरात में तेल और प्राकृतिक, ये नहीं भैया। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेटा की एक अंडर सी केबल परियोजना, और ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है मुझे। तो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ का मतलब भी यही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन और बड़े आराम से क्रिएट किया जा सकता है कि भैया ये तो हो गई कि अंडर सी केबल, ठीक है, जो लाइक फाइबर केबल नेटवर्क जो होता है, फाइबर नेटवर्क। अगर मैं बात करूं कि जो सैटेलाइट, ठीक है, जो सैटेलाइट नेटवर्क होता है और उसे कंपैरिजन की जाए, ठीक है, केबल नेटवर्क से, तो स्पीड किसकी ज़्यादा रहेगी? तो एक केबल जो फाइबर वाला है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड कम रहेगी। ये चीज़ एज ए कंपेरिजन भाई वो पूछ सकता है, तो इस वजह से मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कौन से न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोग है? आज यार देखो, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग लाइक ह्यूमन माइंड से क्रिएट वगैरह है। तो भैया यहाँ पर देखो रियल टाइम इमेजिंग वगैरह इस तरह की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं बड़े आराम से। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड है अति तीव्र मौसम पूर्वानुमान। देखो यार ये इस तरह, अगर आप इसको लाइक गूगल पर भी सर्च करोगे कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये जो है पूर्वानुमान वगैरह ऐसी सारी चीजें नहीं है भैया, ठीक है। फोरकास्ट, मौसम का फोरकास्टिंग जो वेदर प्रिडिक्टिंग है, ठीक है, इसके लिए तो बहुत सारी भाई साइंस एंड टेक में सफर प्रोग्राम है, और भी जो बोयंसी करके कुछ है, ठीक है, वो उस तरह की परियोजना चल रही है, प्रोजेक्ट्स वगैरह है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड निर्णय निर्माण प्रक्रिया, तो हाँ ये है। उसके बाद प्राकृतिक भाषा संसाधन और वाक पहचान, तो ये जो लैंग्वेज वगैरह का सिस्टम है ये भी है। पांचवा नहीं है भैया अनुकरण, ये जो है माध्यम से उच्च सटीकता यानी दवा खोज। दवा भाई मेडिसिन वगैरह ऐसी थोड़ी ना है, प्रिसीजन ड्रग डिस्कवरी, तो ये नहीं है भैया। तो एक, तीन और चार ये आपका करेक्ट होगा बी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भैया एलेक्सा
ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत बार किया भी होगा, हे एलेक्सा प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, या कॉल फलाना ठिकाना, या कॉल माय फ्रेंड, कॉल जो भी है, एलेक्सा हो गया, गिरी हो गया, जैसी वॉइस एक्टिवेटेड जो प्रौद्योगिकी है उनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है, यह उपयोगकर्ता के आदेशों के विवेचन के लिए पूर्णतः पुनः प्रोग्राम किए गए कीवर्ड पर निर्भर करती है। यार आप खुद देखो कि यार प्री प्रोग्राम कैसा हो सकता है कि प्री प्रोग्राम हो पहले से ही? नहीं भैया, यार प्री प्रोग्राम में आपको चैट जीपीटी मिलती है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म भी यही है, प्री ट्रेंड। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भैया। ये प्री प्रोग्राम नहीं है भैया, ये मशीन लर्निंग पर काम करता है, मशीन लर्निंग एआई कोड पर काम करता है भैया ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकेंड, यह सामान्यतः उपकरणों को अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। तो नहीं भैया, अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह ये कहाँ यार, इसमें समझो आप खुद। वृद्धजनों के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल और आतंकी और जासूसों की पहचान, ये ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि ये एक ही सही है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया रीजन कि क्यों वो गलत है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे देखो आप, ये आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, मीडियम, ठीक है, हायर। ओके, तो देखो भूस्तर कक्षा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसके उपग्रह की गति या स्थिति और उसके बारे में कुछ उपयोग। ठीक है भैया, देखो भूस्तर कक्षा में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि उपग्रह जो है भूस्तर, देखो इस जैसे अगर मैं इसे एक पृथ्वी बना दूं, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो ये तो होगा पोलर, ठीक है, ये होगा भूस्तर कक्षा। ओके, जो जस्ट जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर, और ये जो इंक्लाइंड वे में होगा ये होगा जियो सिंक्रोनस। इस तरह से हमारी तीन कक्षाएं होती है। ठीक है भैया, ओके। भूस्तर जो ये हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि उपग्रह जो है भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित प्रतीत होते हैं, तो बिल्कुल सही भैया, और पृथ्वी के साथ पूर्णतः घूर्णन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूरसंचार में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है भैया। ओके, सेकंड, ध्रुवीय कक्षा, ये है ध्रुवीय जो पोलर है, ठीक है, पोलर ऑर्बिट। ये कह रहा है कि भैया उपग्रह सथर कवरेज के लिए लगभग 20,000, अरे भैया यार 20,000, यार पोलर ऑर्बिट कहाँ 20,000 तक जा रहे हैं, तो ये तो भैया रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेविगेशन में प्रणाली जैसे में जीपीएस नहीं भैया। मध्य कक्षा, मध्य भू कक्षा जो मिडल मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, वो बोल रहे हैं जो उपग्रह की स्थिति है वो समय के साथ, उपग्रह समय के साथ पृथ्वी की पूरी सतह को कवर करता है। नहीं भैया, भू अवलोकन और सुदूर संवर्धन, अरे यार बताओ, ये भी नहीं। देखो यार, ये मैं सीधी आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय कक्षा ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये यहाँ आनी चाहिए और ये मिडल वाली यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, दोनों के काम भी और दोनों की स्थिति भी, जो ये गति है, स्थिति है, ठीक है, पोजिशंस जो है। फोर्थ है, तो सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है भैया, अपोजिट है एक दूसरे के, दूसरा और तीसरा। फोर्थ है निम्न भूकक्षा जो लोअर ऑर्बिट है, उपग्रह 120 से 2000, ये तो सही है भैया। और ये हाई रेजोल्यूशन इमेज वगैरह, क्योंकि आप सोचो ना कि हाई रेजोल्यूशन इमेज कहाँ से आ सकती है, जब आप पृथ्वी के नजदीक रहोगे तभी तो हाई रेजोल्यूशन इमेज वगैरह आएंगी, वो वैज्ञानिक में संरचना का यूज किया जाता है। तो ओनली दो, 1 और 4 आपका करेक्ट होगा। ओके भैया, ओके सर। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद, ठीक है, ये है आपका इनवर्स वैक्सीन निम्न में से किससे संबंधित है। देखो ये थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो मैं पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो थोड़ा आप समझ सकते हो। ये कह रहा है भैया देखो कि किससे रिलेटेड है, क्या ये ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड है, स्वय प्रतिरोधी बीमारी से, तो बिल्कुल सही है भैया, स्वयं ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड है भैया, ये तो टर्म से ही वैसे ही आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जो बैटरी प्रौद्योगिकी है, आप आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा मिशंस वगैरह की भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक भैया, क्योंकि जो भी यहाँ से यूज कर रहे हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है, तो उसकी तरफ बात कर रहे हैं हम लोग। तो निम्न का तो विचार कीजिए,
ये कह रहा है कि जिंक जो एयर बैटरीज हैं उनका उपयोग विद्युत, ठीक है, उनका उपयोग विद्युत उत्पन्न में जो इलेक्ट्रोड्स के जमने के कारण, जो विद्युत इलेक्ट्रोड्स हैं उनके जमने के कारण अत्यधिक निम्न तापमान वाली दशाओं में नहीं किया जा सकता। देखो यार, अगर मैं आपको एक कंपेरिजन बताऊं जिंक बैटरी का और लिथियम आयन बैटरी का, तो जिंक की जो बैटरीज है वो लंबे समय तक यूज की जा सकती है, ठीक है, वो लाइक कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी यूज हो सकती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले पोजिशंस में भी यूज हो सकती है। ओके, और ये यहाँ पर छोटे और बड़े उपकरण दोनों में यूज हो सकती है भैया जिंक बैटरीज। उसके अगेंस्ट अगर मैं लिथियम आयन बैटरी की बात करूँ, वो लंबे समय तक यूज नहीं हो सकती, ठीक है, और वो लाइक जो चलायमान है, ठीक है, ठीक है, जो चलती हैं, जैसे आप व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मोबाइल्स वगैरह में ये आप यूज करते हो। और जो लिथियम आयन बैटरीज है ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर ये काम नहीं करती है। हाई टेम्परेचर पर आप देखो वो ब्लास्ट हो जाती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि भैया जैसे रेडमी वगैरह के फ़ोन ले रखे हैं किसी ने, ठीक है, तो आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी कि उसका फ़ोन जेब में रखे हुए फट गया। ओके, तो ये न्यूज़ पढ़ी होंगी आपने काफ़ी ज़्यादा, उसका हाथ जल गया, हाथ फट गया, फ़ोन ब्लास्ट हो गया। तो ये चीज़ें क्यों है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना लिथियम आयन बैटरीज का, तो वो ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है, वो टॉलरेट नहीं कर पाती हाई टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो पहला स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी, क्योंकि भैया जो जिंक बैटरीज है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस पर भी काम कर सकती है, समझ गए। सेकंड, विभिन्न आयन लाइक बैटरियों के, जो लिथियम आयन, सॉरी, लिथियम आयन बैटरियों के आर लाइकली टू, ये है आयन जो है सोडियम, लिथियम आयन बैटरियों में सोडियम आयन बैटरियों की तुलना में आग पकड़ने की संभावना कम होती है। लिथियम आयन बैटरी में आग पकड़ने की संभावना भाई ज्यादा होगी ना। मैंने आपको ही बताया कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो ज्यादा आग पकड़ती है, क्योंकि वे निम्न तापमान पर के भीतर ही कार्य करती है। नहीं मैं भैया गलत है। नेक्स्ट है कि सोडियम आयन बैटरीज छोटे पैमाने के उपकरणों से लेकर बड़े पैमाने की ऊर्जा भंडारण प्रणाली दोनों में प्रयुक्त होती है। बिल्कुल सही भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मॉल से लार्ज दोनों साइड के उपकरणों में इसका यूज किया जा सकता है सोडियम आयन बैटरीज का, बल्कि उसमें छोटे छोटे में ही उसका यूज कर सकते हैं व्हीकल्स वगैरह में जो लिथियम आयन बैटरीज है। तो ओनली वन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। देखो भैया, पहले भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं कंपैरिजन वाले। पहले आपने देखा होगा कि आपने अगर पीवाईक्यू लगाए है ना, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा साइंस एंड टेक का, लैंप वगैरह का, एलईडी एलसीडी से रिलेटेड, ठीक है, और फिर ये नीड लाइक और भी हैं कई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उस तरीके से हम बैटरी को लेकर, और ये जो लिथियम आयन बैटरीज वाला ये काफी टाइम से चर्चा में भी रहती है ये, तो इस वजह से हो सकता है कंपैरिजन पूछ दे। ओके, और लास्ट ईयर 2024 में भी एक एनर्जी स्टोरेज को लेकर जो ये वर्टिकल खंभ वगैरह बनाए जाते हैं, तो उससे भी ये हो सकता है भाई आ जाए। इस वजह से ये क्वेश्चन है और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है कि तीव्र रेडियो विस्फोट जो फास्ट रेडियो वर्स्ट के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर उत्पन्न होने वाले रेडियो ऊर्जा की चमक है। बिल्कुल सही भैया। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सर्वप्रथम इनका पता लगा, नहीं भैया ये कोई ऑस्ट्रेलिया की है, उसने पता लगाया था, इसने नहीं है। आकाश में इनकी उपस्थिति ब्रह्मांड में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के अस्तित्व का प्रमाण है। बिल्कुल सही भैया, ये कोशिश करती हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि इन्हें छोड़ा इसलिए जा रहा है जहाँ पर सारी चीजों की रिसर्च वगैरह होंगी कि क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यह एक क्वांटम यांत्रिक परिघटना है जो कणों को एक ऐसे अवरोध में गुजरने में सक्षम बनाती है जो सामान्य रूप से अभेद्य होता है, ठीक है। सूक्ष्म कणों का यह गुणधर्म रेडियोएक्टिव क्षरण सहित अनेक भौतिक परिघटनाओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका रासायनिक, जैविक और भौतिक विज्ञान शोध पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो कौन सा है? देखो यार, ये मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्वांटम टनलिंग, टनलिंग जैसी चीजें जो है वो यहाँ पर इफेक्ट डालती है। देखो, आपको इंटेंगलमेंट भी लग सकता है, बट ये इंटेंगलमेंट इसका नहीं होगा। इंटेंगलमेंट में यहाँ से यहाँ कनेक्ट तो करते हैं, बट उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है।
तो यहाँ पर इन दो के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है स्क्रैमजेट इंजन। देखो यार, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो ये जेट इंजन्स वगैरह हो गए, इनका कंपैरिजन करके किसके साथ, जो रॉकेट्स वगैरह हैं, ठीक है, या पर हवाई जहाज वगैरह, एरोप्लेन्स, इनके साथ थोड़ा कंपैरिजन करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वह रैमजेट का उच्चतम संस्करण है, बिल्कुल ठीक है। जैसे देखो, पहले था टर्बोजेट, फिर आया रैमजेट, और फिर स्क्रैमजेट। ठीक है, इस तरीके से है, जिनमें दहन सुपरसोनिक वायु प्रवाह के कारण होता है, बिल्कुल सही भैया। सेकंड है कि यह उत्पन्न, लाइक इट कैरीज लिक्विड हाइड्रोजन, उत्पन्न करने के लिए प्रणोदन, जो उत्पन्न करने के लिए तरल हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करता है, तो भैया नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये रैमजेट जो इंजन्स वगैरह ये होते हैं, रैमजेट, स्क्रैमजेट, टर्बोजेट, ये क्या करते हैं, ये वहीं तक उड़ते हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये अपने साथ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर लेकर नहीं जाते हैं भैया। ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एज ए थ्रस्ट खींचते हैं और फिर अपने ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं, तब वो उड़ते हैं। ये सिर्फ अपने साथ लेकर जाते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन मिले और हाइड्रोजन तो जले और एनर्जी क्रिएट हो और ये उड़ते रहे। बट नॉर्मल एरोप्लेन्स हो गए या फिर रॉकेट्स वगैरह जो हो गए, वो अपने साथ ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन दोनों को कैरी करके लेके जाते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ओके, तो ये सेकंड वाला नहीं होगा। अगर इसमें यही लिखा होता कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर जाते, तब ये स्टेटमेंट आपकी सही होती। बट यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो इसी के साथ एक और ऐड की हुई है कि तरल ऑक्सीजन को भी ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते, तो भैया नहीं, इसे लेकर नहीं जाते, जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है उसको यूज करते हैं। तो सेकंड आपकी गलत होगी, फर्स्ट आपका सही होगा। ओके, बंद कमरे में बैठा हूं भैया, थोड़ी आवाज गूंज रही है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ऑफ, ये तो देखो, निम्न कथनों में से कौन सा एशियन वाटर टावर पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यार, एशियन वाटर जहाँ से ज्यादातर रिवर्स वगैरह, ये ग्लेशियर्स वगैरह एक दूसरे कनेक्टेड है, जैसे पामीर पठार जैसे हम एक तरह से है, तो ये क्या है? ये भैया हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को संदर्भित करता है, बिल्कुल, क्योंकि एशिया वगैरह का बहुत सारा रीजन वहां से कनेक्टेड है, वाटर टेबल वगैरह एक तरह से कनेक्टेड है, वहां पर नदियां निकल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रही है, तो बहुत सारी चीजें वहां से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो हिंदू कुश से है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जहांगीर द्वारा चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, तो जहांगीर पढ़ते हैं। तो जहांगीर के बारे में कहते हैं कि छवि चित्रण और चेहरे की अभिव्यक्तियों को दर्शाने वाली तकनीक को प्रोत्साहित किया था। देखो, इसने किया तो था, बट ये अगेंस्ट था एज जो इस्लामिक ट्रेडिशंस के खिलाफ था, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो जीवित जीव हैं, मनुष्य हैं, उनकी इस तरह से छवि बनाना, वो सारी चीजें अलाउड नहीं थी। उनका मानना ये था कि भैया ये जो काम है ना, ये काम सिर्फ अल्लाह का है, हम मनुष्य हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन्होंने इसके अगेंस्ट में काम किया, तो ये सही है, दर्शाने वाली तकनीक को प्रोत्साहित किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने उसने कलाकारों के नाम उनके कार्य पर अंकित करने को हतोत्साहित किया। उसके संरक्षण के दौरान जो ये चित्रकार थे, चित्रकलाएं, सजावटी किनारों पर अत्यधिक विकास तो हुआ, बट उसने हतोत्साहित नहीं किया था भैया। ठीक है, प्रोत्साहित किया था उसने, डिस्करेज नहीं किया था। ये चीज आपको याद रखनी है, तो दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है शतरंज के खेल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। अब देखो यार, शतरंज के बारे में देखा जाए तो ये कह रहा है कि चतुरंग, जिसे 10 खेल का प्राचीन संस्करण माना जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है, गेम का जो तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। देखो यार, ये गलत है यार कि ऋग्वेद में किया गया है, वेद वगैरह में इनका कोई वर्णन नहीं है। मेनली अगर देखा जाए तो इसका वर्णन सातवाहन के टाइम पीरियड में है। ठीक है, जो हर्षचरित वगैरह बुक है तो उसमें है इसका। ठीक है, फर्स्ट बार। उसके बाद फिर एक और चीज है कि भैया, चतुरंग, चतुरंग मेनली है क्या? ये कोई खेल थोड़ी ना है। चतुरंग है, जैसे आपने अपने मौर्यन पीरियड में एक वर्ड पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हो उनकी सैन्य व्यवस्था को लेकर,
चतुरंग सेना, जिसमें आपको देखा होगा पैदल सैनिक भी होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि घोड़ों पर सवार, हाथियों पर सवार, रथों में चलने वाले सैनिक, ठीक है, उस तरीके के सैनिक वगैरह उसमें शामिल, तो उसे बोलते थे चतुरंग सेना। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि चतुरंग में प्रेरित होकर मुगल काल के दौरान शतरंज की उत्पत्ति हुई। भैया ये शतरंज की उत्पत्ति मुगल काल के दौरान नहीं हुई, मैंने आपको बताया कि मुगल काल से पहले ही हो गई थी, तो ये भी गलत है। समझ गए? ये मुगल काल से पहले, जैसे मैंने आपको बताया हरिसेन की बुक, हर्षचरित बुक है एक, उसमें इसका वर्णन है। और मेनली अगर चतुरंग जैसी चीजें हैं वो हमें पर्सिया से मिलती है, ठीक है, पर्शियन उधर साइड से हमें मिलती है, वो पहले इसका यूज करते थे, ठीक है, तब उनके बाद ये यहाँ पर आया। तो वेद वगैरह में ये चीजें, वेद पुराणों में इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं है मगर डायरेक्टली कोई इनका कनेक्शन नहीं है उसके साथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ एविडेंसेज हैं बट नॉट डायरेक्टली, तो वो स्टेटमेंट आपकी सही होगी कि डायरेक्टली कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज हमें नहीं बताती है कि ऐसी कुछ चीजें होती थी। उसके बाद खेल के आधुनिक संस्करण में जो लाइक देखा जाए तो विश्वनाथम आनंद अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो ये तो सही है, प्रथम भारतीय यही थे भैया, तो ओनली 3 आपका करेक्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखो खंडागिरी, उदयगिरी, ये गुफाएं, भाई आपको पता होगा ये गुफाएं किससे रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा लाइक हाथी गुम्फा अभिलेख, आपने एक राजा का नाम भी पढ़ा होगा कलिंग राज खारवेल, तो उन्हीं से रिलेटेड है। देखो उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये वस्तुतः पत्थर से निर्मित शैलकृत गुफाएं हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड, तो भैया ठीक है, क्योंकि कलिंग राज खारवेल जो था वो जैन धर्म को मानता था भैया, ठीक है, उसने पेट्रोनाइज भी किया है, काफी सारी चीजें हैं। ओके, उसके बाद रानी गुम्फा इन परिसर की सबसे बड़ी गुफा है, ठीक है भैया, जैसे आपने एक अभिलेख भी पढ़ा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है भैया, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। कभी आप ये सोचो कि यार नहीं हमने रानी गुम्फा नहीं, हमने हाथी गुम्फा पढ़ा था, बट नहीं, हाथी गुम्फा वो अभिलेख है, ये एक सबसे बड़ी गुफा का नाम इस परिसर की, जो उदयगिरी खंडागिरी गुफा में कोई एक एरिया बनाया हुआ होगा जिसका नाम रानी गुम्फा रखा होगा उन्होंने, ठीक है, उनके नाम पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कलिंग राज खारवेल तो वहीं पर है, ठीक है भैया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राचीन भारत के संदर्भ में, ये है गैरिक मृदुहान, जो लाइक देखा जाए तो ओचर्ड कलर पॉटरी, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मुख्यतः विंध्य और दहन क्षेत्र से, नहीं भैया यार कहाँ इतना, ये नॉर्थ से रिलेटेड है भैया, नॉर्थ इंडिया। उसके बाद मृत भांडों को पकाने की खराब तकनीक के कारण इनका रंग गेरुआ होता था, अच्छा। उसके बाद यह संस्कृति भारत में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत से पहले ही विलुप्त हो, नहीं भैया उसके बाद तक भी रही है, आप सोचो गेरुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है मृत भांडों को पकाने की खराब तकनीक के कारण इनका नाम, इनका रंग गेरुआ जैसा हो जाता, तो ये ठीक है भैया, आपका एक जो सेकंड स्टेटमेंट है यही सही मिलेगी, बाकी दोनों करेक्ट है, ठीक है। ताम्रपाषाण की शुरुआत से पहले ही विलुप्त नहीं होगी, तो भैया उसके बाद भी है, ठीक है, ओके सर। उसके बाद कुछ भैया बुक्स के नाम हैं, जो गणित की बुक्स हैं उनके लेखक हैं, जैसे देखो गणित, लाइक गणित तिलक, तो क्या ये भास्कर सेकंड की है? नहीं भैया। धावल, क्या ये विनसेन की है? क्या ये लीलावती जो है क्या वो श्रीपति की है? अब बताओ भैया। देखो यार जो गणित तिलक है ये आपकी बुक है श्रीपति की, और लीलावती जो है, आपने लीलावती बुक तो पढ़ी ही होगी आपका, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं वो गणित वगैरह के बारे में, जो टेक्स्ट वगैरह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बुक्स वगैरह लीलावती हम पढ़ते हैं, तो लीलावती के बारे में हम पता है कि भास्कर की है ये। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत होगी और फर्स्ट अपने आप ऑटोमेटिक गलत होगी, तो फर्स्ट और थ्री तो गलत होगी, बचा क्या? केवल टू। तो ये ओनली केवल टू जो ये लाइक धावा रहा है ये वीर सेन के, ये तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ओके। इसमें महाभारत रामायण जैसे महाकाव्यों के प्रसंगों का संचय किया जाता है, तो सही है भैया।
इनका प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता नहीं भैया, यार कहाँ केवल महिला है, पुरुषों द्वारा किया जाता है इनका। ठीक है, दूसरा गलत है। सेकंड है, थर्ड, मयूरभंज छऊ एकमात्र उपप्रकार है जिसमें मुखौटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुखौटों का उपयोग तो करते हैं भैया, मयूरभंज एकमात्र उपप्रकार नहीं भैया, एकमात्र ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद है छऊ नृत्य में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये सही है, तो एक और चार आपका सही है, दो और तीन आपके गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कौन से सही नहीं है। देखो, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं एस्पिरेंट्स वगैरह कि भैया उसने अगर ये सही पूछा है तो सही ही पूछा होगा, मैं क्यों नीचे ध्यान दूं कि सही नहीं है या सही सम्मिलित नहीं है या सही सम्मिलित है। तो भैया ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कौन से सही है या सही नहीं। देखो ये यहाँ पर कौन से सही है ये पूछा है, आप ध्यान से देखो कौन सा सही है, समझ गए। तो ये बी गलत होगा और एक और चार सही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ये पूछ दूं कि सही नहीं है तब, अब देखो आपने देखा भी नहीं होगा ठीक से, मैंने बोल दिया कि नहीं है तो आपने मान लिया होगा कि नहीं है, ये ढंग से देखना भी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलबन, ओके भाई साहब ये सल्तनत पीरियड से आगे, बलबन से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है मंगोल आक्रमण को लेकर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में फर्स्ट मंगोल आक्रमण हुआ था ऐसा स्टेटमेंट दी हुई थी, तो नहीं भैया वो गलत थी, क्योंकि बलबन के टाइम से पहले भी हुआ है मंगोल आक्रमण, इल्तुतमिश के टाइम में आपको याद होगा। चलो, बलबन के शासनकाल के दौरान लाइक देखा जाए तो मंगोल खतरे के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए भटिंडा, लाम, समाना की किलों की मरम्मत करवाई। ठीक है भैया सही है, ठीक है, सुमन और समाना ये सही है, बिल्कुल मरम्मत करवाई थी, क्योंकि उसने दुर्ग वगैरह स्थापित करवाए थे, दुर्गीकरण किया था ताकि मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सके, क्योंकि उसका कुछ पार्ट वहां से चला भी गया था, डिस्ट्रॉय भी हो गया था। फिर मंगोल आक्रमण के विरुद्ध मुल्तान की रक्षा करते हुए उसके पुत्र राजकुमार मोहम्मद की मृत्यु हो गई। यह सही है, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी भैया, बिल्कुल हुई थी, क्योंकि उसका जो बेटा था ना वो मेनली जाता था उनसे लड़ने के लिए बलवन से पहले ही। ठीक है, वो उनसे लड़ रहा था मंगोलों से, और उन्हीं की, और काफी बार उसने हराया भी था, और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि बलवन ने लाइक देखा जाए तो जो मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए चंगेज खान से अपनी पुत्री का विवाह कर उसके साथ वैवाहिक संबंध, नहीं भैया ऐसा तो कहीं हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ना ही कोई ऐसी कोई कहानी लिखी हुई है जो ये बताती हो भैया बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओनली वन एंड टू आपके करेक्ट है। मध्यकालीन भारत में के संदर्भ में जीवा द्रहम, ओ भाई साहब का देख लो द्रहम, द्रहम इसे समझ गए होंगे भैया सिक्के से रिलेटेड है द्रहम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं भैया। ये बोल रहा है कि यार भुगतान संतुलन के संदर्भ में जो लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट निम्न में से कौन से चालू खाते में शामिल होते हैं। चालू खाता, आपकी बात करें करंट, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि यार करंट अकाउंट में क्या चीजें होती है, कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें होती है। करंट अकाउंट जो होता है वो होता है आपके शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स के लिए, लाइक मैं घूमने के लिए गया, वहां पर मैंने पैसा वैसा खर्च किया, थोड़ी शॉपिंग की, जो भी लेना था लिया, कहीं दूसरे कंट्री में अरे आ गया, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन। ठीक है, ये एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल अकाउंट होता है भैया लॉन्ग टर्म, एफडीआई आ गया, एफआई आ गया, एफआईआई आ गया, कि भैया ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर चला रहे हैं, और एक काम करते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं भैया। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए ये कह रहा है कि भैया सामान्य व्यवसाय संचालन में अल्पकालिक पैकिंग और ऋण सुविधाओं से संबंधित दे भुगतान। अच्छा जी, जो मतलब कोई ऋण वगैरह लिया होगा तो उसमें आप पेमेंट वगैरह करते हो, भुगतान वगैरह करते हो, ऋणों पर ब्याज के रूप में किए गए भुगतान, या विदेशी यात्रा संबंधित सामान्य व्यय। विदेशी यात्रा को तो मैंने बता दिया था आपको, तीसरा तो है, अब बताओ इनमें से क्या नहीं है। ओके, तो इनमें से अब एक होगा या फिर दोनों होगा, तो क्या ये दोनों सही है। देखो यार, सामान्य व्यवसाय संचालन में अल्पकालिक बैंकिंग, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म, तो ये तो है। फिर ऋणों पर ब्याज के रूप में किए गए भुगतान, अब यार ऋणों पर ब्याज के रूप में किए गए भुगतान
यार ऋण लिया है, मुझे ब्याज देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ऋण भी तो होते हैं, जरूर थोड़ी लॉन्ग टर्म में लिए हों। आप खुद सोचो ना। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, तीनों ही आपकी इसके अंदर काउंट की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है कि यदि खाद्य अपशिष्ट एक देश होता, ठीक है, तो यह विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश होता। देखो ये कह रहा है, जैसे मान के चलो हमारे ये हमारे अलग अलग देश हैं, जैसे मान के चलो यूएस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसी तरीके से जितना भी हम लोगों ने जो फूड वेस्ट किया है, आप खुद सोचो कि मान चलो हमने क्या किया, 2000 जो फूड है, खाना है, वो वेस्ट कर दिया, 2000 टन मान लो। उस 2000 टन को मिला के हमने अलग से एक देश बना लिया पूरा, कि वो एक देश है, उस देश का नाम ही है 2000 टन, ये रख दिया। तो इसको बोल रहा है कि अगर उसका एक देश बना दिया जाता तो वो विश्व का ग्रीन हाउस उत्सर्जित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश होता। तो बिल्कुल सही है, ये सही है भैया। ओके, नेक्स्ट है कि विश्व भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल खाद्य पदार्थों का 15% से अधिक हिस्सा प्रतिवर्ष बर्बाद होता। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका रीजन है, तभी तो वो एक देश बना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि देखो तीसरा सबसे बड़ा देश कैसे बनता यार, वेस्ट ज्यादा ही होता होगा तभी तो ऐसा होगा। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि भैया ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके, और अगर मैं वैसे नॉर्मली 2023 का एक डाटा निकाल के दूंगा आपको, 2023, तो उसमें फर्स्ट पर जो वेस्टेज मामले में चाइना है, और चाइना 30% शेयर करता है भैया इसका। उसके बाद यूएसए है, और उसके बाद इंडिया है। इंडिया थर्ड पर है भैया। और अगर जितना वेस्ट हुआ है उसे हम पूरे कंट्री बना दें तो वो भैया खुद तीसरे पर आ जाएगा। समझ गए? तो मैंने आपको एक डाटा बता दिया कि कैसे, कौन है फर्स्ट पर। ठीक है, हो सकता है कि वो ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के वो ये पूछ दे कि चाइना फर्स्ट पर है या फिर इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में वो एक डाटा ये दे सकता है कि भैया इंडिया जो है वो सेकंड पर चला गया है या फिर फोर्थ पर चला गया है, इस तरीके से। तो 2023 का ही डाटा है, 2024 का नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करते हैं। निम्न में से किन्हें ऋण आधारित वित्तीय विपणन माना जाता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम ऋण वगैरह दे सकते हैं, तो लाइन ऑफ क्रेडिट भी है, एग्रीमेंट सिक्योरिटी भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। बट ट्रांसफरेबल सब्सक्रिप्शन राइट, ये यार बिल पेमेंट का नहीं है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है भैया, डेट बेस्ड। ये तो एक तरह से यार सदस्यता सब्सक्रिप्शन राइट, ये तो एक तरह से लाइक आपको उसमें हिस्सेदारी दे रहा है। ठीक है, ये एक तरह से ऋण आधारित थोड़ी है, जैसे मतलब डेथ वगैरह है कि कोई कर्जा लिया तो कर्जा को किस तरीके से चुका सकते हैं, किन किन रूपों में। तो ये पांचवा नहीं होगा इसका, तो एक दो तीन चार इसके पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टॉक के रूप में ये क्या बोल रहा है कि कौन सी ब्लू चिप स्टॉक की विशेषता है। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं ब्लू चिप कंपनी की। ठीक है, जो मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, उनकी शेयर्स वगैरह की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ब्लू चिप कंपनियां जो मेनली शेयर्स वगैरह खरीदते हैं वो इन्हीं की ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और रिटर्न्स भी बहुत अच्छा देते हैं। तो तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि स्टॉक के मूल्य में उच्च स्थिरता होती है, तो ये तो है नहीं। उच्च लाभांश प्रदान करते हैं तो ठीक है भैया। दूसरा किसमें है, तो ये काट दो, तो दूसरा जहां पर है, और एक तो है ही नहीं, काट दो। तो एक और तीन ये भी गया, तो दो और चार ही बचे बस, या दो और तीन या फिर दो और चार। अब देखो, नई उभरती कंपनियों के शेयर होते हैं या फिर उच्च तरलता होती है। नई उभरती कंपनियों के शेयर नहीं होते भैया, उच्च तरलता होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। तो दो और चार इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लाइक, ठीक है, जिसका उपयोग विदेशी कंपनी भारतीय प्रतिभूति बाजार में धन जुटाने के लिए करती है। देखो यार, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर कोई इंडियन कंपनी है, जो आपने एडीआर जीडीआर के बारे में सुना होगा, फिर आईडीआर, जैसे अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट जीडीआर, ठीक है, ईडीआर यूरोपियन डिपॉजिट रिसिप्ट। तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखो यार, कोई मैं सीधी से बता रहा हूँ, अगर एडीआर आप कर रहे हो, एडीआर मतलब है अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ बिना लिखे ही। देखो, मान लो कोई हमारी इंडिया की कंपनी है,
वो चाह रहे हैं कि यार इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है, और एक काम करते हैं, कहीं अमेरिका की मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो हम लोग वहां पर जब अपने शेयर्स वगैरह इशू करेंगे, तो वो सारी चीज, तो वो हमें एडीआर देगा, अमेरिकन डिपॉजिट रिस्क, तो उसी के फॉर्म में वो सारी चीजें वहां पर की जाएंगी। तो हमें एडीआर मिलता है ताकि हम वहां पर पैसे वगैरह ले सकें। सेम ऐसे ही बाहर की कोई कंपनी इंडियन मार्केट से पैसा चाहिए उसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट आईडीआर इशू करेगी, ठीक है, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट वो उसे दी जाएगी, तब वो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये डी होगा, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि भैया सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, मेरा एक पहला क्वेश्चन यही है करने से पहले कि ये जो आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक देखा जाए तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटी वाले में आएगा या क्वालिटी वाले में आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो सीधी सी बात है, ये आएगा भैया क्वांटिटी वाले में, ठीक है, नॉट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में तो मॉरल सुएशन हो गया उनके ऊपर। ठीक है, अब देखो एमएसएफ है क्या, आरबीआई द्वारा प्रदान की गई एक सुविधा है जो वाणिज्यिक बैंकों और उधारदाताओं को रात भर ओवरनाइट के लिए अपनी तरलता बढ़ाने की अनुमति देती है। देखो यार, हाँ रात भर देखो, मेरा सीधा सा मतलब है, एक तो हम रेपो रेट पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, रेपो रेट या फिर बैंक रेट, ठीक है, इस पर बैंक रेट हम पढ़ लेते हैं, आपस में बैंक वगैरह ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। तो कुछ होते हैं कि यार मेनली ये चीज की जाती है शॉर्ट टर्म पर, ठीक है। एमएसएफ क्या होता है कि ये किया जाता है इमरजेंसी पीरियड्स में, लाइक मान चलो कहीं से पैसा नहीं है, मान चलो बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ गए, पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक अपने पास तो रखता नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है पैसे को, ताकि उसे रिटर्न अच्छा मिले, तभी तो वो ब्याज दे पाएगा कस्टमर्स को। तो भैया उसके पास बहुत, तो वो किसी दूसरे बैंक से बोलेगा कि यार मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी आ गई। अब जब पैसे की कमी आ गई तो दोनों क्या करेंगे, एक काम करते हैं यार, रेपो रेट पर, जो रेपो रेट है, मान चलो रेपो रेट मैंने मान लिया कि ये 4% है, बट हमने एमएसएफ में ये मर्चेंट स्टैंडिंग फैसिलिटीज के थ्रू अपने लेन देन कर लिया, तो ये रेपो रेट से प्लस में जाएगा। जो रेपो रेट होता है ना, वो जो बैंक रेट चल रहा है, जो रेपो रेट चल रहा है, उससे ऊपर ही इसका ब्याज दर होता है, इंटरेस्ट रेट इसका ज्यादा होता है एमएसएफ का। एमएसएफ में एक चीज और है, जैसे देखो, तो ये तो ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है कि एमएसएफ के तहत बैंकों को आरबीआई में धन उधार लेने के लिए आरबीआई से संपार्श्विक जमा, लाइक जैसे हम बोल रहे हैं कि लाइक कोलेट्रल, कोलेट्रल वगैरह, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो गलत भैया। देखो कोलेट्रल चाहिए भैया, आप खुद सोचो कि आप किसी से उधार ले रहे हो, तो क्या वो उधार ऐसे ही आपको दे देगा, क्या वो कुछ गिरवी रखने के लिए भी तो मांगेगा आपसे कि भैया मैं ऐसे कैसे आपको उधार दे दूं, कल को आप भाग जाओगे, कुछ भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो मैं आपको ऐसे कैसे उधार दे दूं, कुछ तो जमा कराऊं मेरे पास। ठीक है, तो इसमें आपको जमा कराने की जरूरत है, ये तो गलत हो गया। इसी से साथ में एक होता है एचडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें आप कोलेट्रल का यूज नहीं, उसमें कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है एचडीएफ में, एमएसएफ में होती है, और एमएसएफ में आप एसएलआर कोटा वाली जो सिक्योरिटी है वो आप यूज कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी जो है एसएलआर कोटा वाले भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए कुछ, ठीक है, उस तरीके के। उसके बाद वर्तमान में एमएसएफ दर रेपो दर से 25 आधार अंक कम है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भैया, कम है ज्यादा है, तो दो और तीन आपके रॉन्ग हुए, तो एक और चार आपका करेक्ट है। केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की एमएसएफ सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वही इसका यूज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अब देखो मैंने एसएलआर कोटा वाले सिक्योरिटीज का क्यों बोला है, क्योंकि ये एस, देखो आप सीधे से बात कर लो कि एमएसएफ में एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कोलेट्रल यूज करते हैं, बिना कोलेट्रल के नहीं देगा कोई भी। एचडीएफ में नहीं होती है भैया, बिना कोलेट्रल के आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ओके जी, आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि 2016 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके भैया, मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ये बोल रहा है कि निवेशक जो होंगे उनको मध्यस्थता की मांग करने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक स्थानीय उपायों का उपयोग करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद भारत के कराधान उपायों को संधि संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। ओ अच्छा जी,
ठीक है। संधि ने निवेशकों को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है खंड का लाभ उठाना प्रतिबंधित कर दिया। ओहो भैया, बताइए भैया क्या हो सकता है इसका। देखो भैया, इसमें ज़्यादा कुछ आपको फ्रीडम पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको सीधा से बता देता हूँ कि इंडिया ने भी 2015 में इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए थे। ये है क्या मेनली, ये एक प्रोटेक्शन है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने बिजनेस वगैरह करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये जो बोल रहे हैं ना फर्स्ट स्टेटमेंट की कम से कम 5 वर्षों तक स्थानीय उपायों का उपयोग करना चाहिए, तो ये तो सही है। बट ये जो है ना कि भारत के कराधान उपायों को संधि संरक्षण के तहत शामिल नहीं भैया, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। इंडियन टैक्सेशन मेजर्स वर इंक्लूडेड अंडर ट्रीटी प्रोटेक्शंस नहीं भैया। थर्ड है, संधि में निवेशकों को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं उनका लाभ उठाने से प्रतिबंधित कर दिया, तो ये सही है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है। देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है पहले ही। ये वो देश होते हैं जैसे मतलब मान चलो जिनके साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, बढ़िया है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस में क्या होता है कि मेनली जैसे एक तो है, मान के चलो एक मोस्ट फेवर्ड जो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, मैंने मान चला कि हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, फॉर सपोज रसिया हो गया। इसकी अलग एक पाकिस्तान को रख लिया मैंने और बांग्लादेश को रख लिया, ठीक है। ये दो, ऑस्ट्रेलिया और रशिया हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है। तो इन जो देशों के ऊपर जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस है इनके ऊपर जो मैं टैक्स लगा रहा हूं, ठीक है, जो जितने भी मैं टैक्स लगा उससे ज्यादा यहां पर लगेगा। कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और रशिया को मान चलो 10% की छूट दे रहा हूं, तो ये जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इनको मैं दो, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनको 2% या 3% या 4% की छूट दूंगा, मतलब इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, इनके ऊपर कम, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर बंद कर दिया है कि भैया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि जो आप जैसा बिहेव जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के साथ करते हो वैसा ही आपको अदर कंट्रीज के साथ भी करना है। देखो 2000 लाइक जो उरी अटैक हुआ था हमारे यहाँ 2017-18 समथिंग हुआ था शायद, आई थिंक 17-18 या 20 के समथिंग, 17-18 के समथिंग हुआ था जो हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि भैया जो उरी अटैक हुआ था तो उसके बाद जो पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटा दिया था हमने, कि उससे पहले ही हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशंस में था, हम इसको लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह देते थे, तो उसको हटा दिया भैया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से किन्हें डिजिटल सार्वजनिक वस्तु माना गया, डिजिटल पब्लिक गुड्स यूनिफाइड, बिल्कुल ठीक है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन हो गया। कोर बैंकिंग सिस्टम, ये भैया ये नहीं है, डिजिटल सार्वजनिक वस्तु नहीं है, क्योंकि कोर बैंकिंग सिस्टम में आप खुद सोचो ना, क्या हर कोई उसका यूज कर सकता है? नहीं। उस बैंक में जिस इंसान का खाता है, जिसका अकाउंट खुला वही तो उसका यूज कर सकता है, ठीक है। ये चीज सोचो ना कि कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, कि जो बैंक है उसका एक्सेस लेना, उसकी सुविधाओं को यूज करना। तो क्या अगर जब आपका अकाउंट नहीं, क्या आप उसका यूज कर सकते हो? नहीं। तो थर्ड नहीं होगा भैया। बाकी डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क हो गया, आधार प्रणाली, तो 1 2 4 5, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पिछले 3 वर्षों में प्रमुख पत्तनों का कुल कार्यों की मात्रा में निरंतरता में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है कि भैया वृद्धि हो रही है, ठीक है। लाइक भारत में अधिकांश जहाज अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बजाय तटीय व्यापार में संलग्न है। अच्छा जी। वित्त वर्ष 2024 में जवाहरलाल नेहरू पत्तन कार्यों की मात्रा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, नहीं भैया ये नहीं है। इसके अलावा एक और है, लाइक आंध्र आंध्र का है एक, ठीक है, तो वो उसमें, तो भैया वो है पारादीप, तो ये नहीं आएगा भैया जवाहरलाल नेहरू, तो पारादीप है वो जो सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 आपके सही है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो लाइक उपयुक्त क्षेत्रों में से कौन सी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, प्रोत्साहन जो आप दे रहे हो, स्पेशल स्टील, एडवांस केमिकल, ये जो केमिस्ट्री सेल, जो केमिकल सेल है, ठीक है, केमिस्ट्री सेल बैटरी हो गया। तो देखो स्पेशल स्टील ये भी ठीक है, एडवांस बैटरी होगी, जेम्स एंड ज्वेलरी ये इसमें इसका पार्ट नहीं है, और रियल एस्टेट जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। प्रोत्साहन योजना जो PLI है, PLI के अंदर जैसे मान चलो
हमने बहुत बार पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह बहुत सारी चीजें। तो बट ये सब्सिडी वगैरह ये लाइक जेम्स ज्वेलरी इनके अंदर, रियल एस्टेट के अंदर ये सारी चीजें पीएलआई को इसको इंक्लूड नहीं किया गया भैया। तो ओनली आपके 2 और 4 इसमें करेक्ट है, 1 2 4, ठीक है। तो हो सकता है और भी सेक्टर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन एक बार सर्च कर सकते हो भैया गूगल से, ठीक है। अब सारी चीजें मैं स्पून फीडिंग तो कर नहीं सकता। उसके बाद है नेक्स्ट कि वर्तमान में भारत के कई देशों और व्यापार समूह ब्लॉकों के साथ 20 से अधिक सक्रिय मुक्त व्यापार अरे यार भाई 20 से ज्यादा हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं भैया, लगभग लगभग 13 की समथिंग है, ठीक है, 20 नहीं है। तो अब देखो ये एक थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि यार अब बहुत बार हम सोचेंगे क्या 20 है क्या, 21 है या फिर 25 है या फिर 13 है, तो थोड़ा बहुत हार्श स्टेटमेंट हो सकती है कि भैया 20 ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। तो बट रिस्क जब भी लेना है जब भैया आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, तो चीज सही है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो दूसरा दूसरा जिसमें वो आप कर लो, तो और एक जिसमें है तो 2 और 3 या फिर 2। मुक्त व्यापार समझौता से समझौता दो व्यापारिक भागीदारों के बीच अधिमान्य व्यापार समझौतों का पूर्ण चरण होता है। तो क्या ये सही है भैया? जो है प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं भैया, पहले प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा फिर उसके बाद एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। पहले नॉर्मली ट्रेड होगा फिर उसके बाद एक और प्रोसेस है, फिर उसके बाद फ्री ट्रेड में जाएंगे, क्योंकि विश्वास भी तो जीतना है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और ये सेकंड ही ओनली सही होगा। ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट है कि भैया निम्न अधिकारों में से कितने भारत के प्रवासी भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु भारतीय नागरिकों को, सीधा सीधा बात है भैया कि जो एक तरह से जो ओसीआई है, जो भारत के बाहर बस गए हैं, वहाँ की उन्हें पीआर मिल गई है, सिटीजनशिप मिल गई है, ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उनके उनको तो राइट नहीं मिलते हैं वो, बट हमारे इंडियन सिटीजन जो भारत में रह रहे हैं उनको मिलते हैं। तो भारतीय जो सिटीजन हैं उनको मैंने आपको बोला था कई बार कि उनको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ। मिलते तो और भी हैं पर ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, किसी और बाहर के लोगों को नहीं मिलते। तो अब देखो भैया कि संविधान के अनुच्छेद 16, अब भैया 16 ये तो गलत हो गया, 16 तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, किंतु भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए उनको नहीं है, तो ये तो सही है, भारतीय नागरिकों को है उनको नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो भैया ये भी सही है, उनको नहीं मिलता है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, ये भी सही है। मतदाता के रूप में वो मत वगैरह यहाँ पर वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिलते। ओसीआई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भैया एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो खरीद नहीं सकते, वोटिंग राइट्स नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर यहाँ पर रिसर्च के लिए वो आ रहे हैं ना, रिसर्च के लिए या पर कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके लिए भी आप उन्हें परमिशन चाहिए तब वो वहां पर आ सकते हैं, ठीक है, विदाउट परमिशन नहीं आ सकते भैया। मैंने आपको ओसीआई के बारे में एक क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, शॉर्ट्स भी बनाई है और ओवरऑल एक वीडियो है फुल, उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजनशिप राइट्स हैं उसके बारे में। तो ये सभी चारों सही हैं इसमें, जो उनको नहीं मिलेंगे, सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद गेरीमैंडरिंग संबंधित है। देखो यार गेरीमैंडरिंग ये वर्ड्स वगैरह बहुत बार आपको लगता है कि यार ये क्या है, बट मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपने अगर नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, बस जानकारी नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि भैया आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो ये क्या कह रहा है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद गेरीमैंडरिंग किसी राजनीतिक दल या समूह को लाभ पहुंचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में हेरफेर करना, ठीक है भैया। फर्जी खबरों के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने की प्रथा, या बहुदलीय लोकतंत्रों में प्रयुक्त अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या प्रादेशिक विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से पुनः, तो ये तीनों गलत है भैया, ओनली वन आपका सही है। क्योंकि देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फेवरेट पार्टी होती है, मान चलो उसके कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं, मूवीज में तो आपने बहुत बार देखा होगा कि फर्जी वोट डाल दिया अपने पार्टी के फेवर में और उनको जिता दिया, सी एमएलए बना दिया, सीएम बना दिया, ये सारी चीजें। तो ये जो फर्जी वोटिंग होती है लाइक जो मतदान केंद्र वगैरह के ऊपर जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो उनके हिस्सा लेके रखते हैं,
ठीक है, वो क्या करते हैं, फर्जी वोटिंग वगैरह ये सारी चीजें होती है अपने अपने जो मनपसंद कैंडिडेट है उसको जिताने के लिए। ओके, तो ये उससे रिलेटेड गेरीमैंडरिंग सब। ठीक, नेक्स्ट है। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न की प्रक्रियाओं में से किन्हें संसद की एक सत्र में संपन्न किया जाना आवश्यक है। यार सीधा सा मतलब ये है कि मान के चलो हमारे संविधान में जो हमारी संसद है उसके 3 सत्र के बारे में, समर, विंटर और मानसून सत्र, ये 3 सत्र हमारे सेशंस। तो ये बोल रहा है कि मान के चलो अगर समर सेशन चल रहा है तो इस सेशन में अगर हम कोई बिल लेकर आए हैं या फिर कोई लाइक कोई प्रक्रिया को प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जो किसी को हटाने के लिए या किसी भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी सेशन में समाप्त हो जानी चाहिए, स्टार्ट होके। ऐसा नहीं है कि इस सेशन में स्टार्ट नहीं हुई, एक काम करते हैं विंटर सेशन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो एक ही सेशन में समाप्त किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो ऐसा तो नहीं है भैया, लाइक अब आप खुद सोचो ना भाई, राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट आप कर रहे हो, ठीक, तो उसमें क्या है, 1/4 से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर जो मेंबर्स है वो लेकर आएंगे, उसके बाद फिर 2/3 से एक हाउस में जाएगा, फिर दूसरा हाउस में 2/3 की क्या चाहिए, राजीनामा चाहिए, तब जाके वो जाएगा उसके पास, जाएगा राष्ट्रपति जी के पास और डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भैया इनको हटा दिया जाए इम्पीचमेंट के थ्रू। ठीक है, उससे पहले फिर नोटिस भी दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। ओके, 14, 15, 16 ऑप्शन, या फिर 20 दिन। ओके, तो मैं ही बता देता हूँ, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ओके, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये तो गलत हो गया, तो बचा क्या, 2 ही बचा बस। यही सही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से पद से हटाना, तो यही सही है भैया, उन्हें एक ही सेशन में हटाया जाता है, उसी में प्रोसेस शुरू होगी, उसी में ही उनको हटा दिया जाएगा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यार देखो, मेरा सीधा सा मतलब है कि संप्रभु, सॉवरेन का मतलब है कि हम अपने सभी डिसीजंस के लिए लाइक सॉवरेन है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है कि हम उसके दबाव में आके डिसीजन लेंगे, नहीं भैया, हम अपने आप में काबिल हैं, हम ले सकते हैं इसे। तो एक ऐसा राज्य जो निर्णय निर्माण में बाह्य प्रभुत्व से स्वतंत्र हो, तो ठीक है भैया, बाह्य प्रभुत्व से स्वतंत्र है। एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक नहीं भैया, आंतरिक नहीं, बाह्य मामले, आंतरिक खत्म कर दो। तो 1 और 4 में से एक। फिर है लोकतांत्रिक, 2 राज्य प्रमुख हो, 2 राज्य प्रमुख, ऐसा कहाँ लिखा है, तो ओनली डी वाला भाई, जो निर्णय निर्माण में बाह्य प्रभाव से स्वतंत्र हो, राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति हो, बिल्कुल, क्योंकि भैया मुझे लाइक इलेक्टेड हेड है हमारे यहाँ। देखो एक चीज होती है कि यार गणराज्य, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक का मतलब है सीधा क्या कि जो निर्वाचित होना चाहिए, जो राज्य का प्रमुख होगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन निकलता है कि यार डेमोक्रेटिक तो लाइक ब्रिटेन भी है, बट क्या वो रिपब्लिक है, तो नहीं भैया, जो ब्रिटेन है वो डेमोक्रेटिक तो है, बट वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर मोनार्की है। आपने देखा होगा कि भैया किंग, क्वीन, अभी तो मर गई थी, पता नहीं 2-3 साल हो गए तब डेथ हो गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और बनाया, तो ये सारी चीजें उनके ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो किंग है, तो वहां पर मोनार्की है। ओके, डेमोक्रेटिक तो है बट वो रिपब्लिक नहीं है, बट हम रिपब्लिक भी हैं। ठीक है, हमारे इधर मोनार्की जैसे सिस्टम नहीं है भैया। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके थ्रू। प्लीज कमेंट में ये और बताना है कि राष्ट्रपति जी के जो इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और सेम उसकी कंपैरिजन करना है उपराष्ट्रपति जी के साथ, उसमें कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो, भारतीय राज्य की पंथनिरपेक्ष प्रकृति के संदर्भ में जो लाइक सेकुलरिज्म है, ठीक है, सेकुलर नेचर, कथन सही है। कौन कौन से, संविधान लागू होने के समय इसकी उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष पर शामिल नहीं था, ठीक है, पंथनिरपेक्ष शामिल नहीं था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। भारतीय राज्य की पंथनिरपेक्ष प्रकृति राज्य को किसी भी आधार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकती है। यार देखो, किसी भी मामला, ये गलत है आपका, ठीक है। अगर वो पूछता है कि यार कुछ कुछ मामलों में रोकने से हस्तक्षेप करते, तो यार ठीक है, किसी भी आधार पर लाइक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते। यार कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि मंदिरों में जाने से मना कर दिया था, पूजा पाठ करने से मना कर दिया था, इकट्ठा होने से मना कर दिया था, ठीक है, तो रोकी तो थी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए हुए हैं ना भैया,
वो यही है। ठीक है, तो वो क्यों किया था, लोगों की भलाई के लिए किया था हमने। तो सेकंड तो गलत हो गई। उसके बाद है थर्ड, कि पंथनिरपेक्ष सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है भैया, क्योंकि देखो जो लाइक देखा जाए तो जब जिसमें जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट आया था, ठीक है, इसका था एक केस है, अ, उसमें ये सारी चीजें दी हुई थी भैया कि जो, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात मैं बता दूं कि जो सेकुलरिज्म है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप यहाँ से समझ लो। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में कोई भी चीज आप करोगे तो आपको पता है भैया क्या होगा। तो वहीं पर ये चीज है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भैया। तो एक और तीन आपका सही है, दो, ठीक है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, सॉरी। और ये जो चीज है कि भैया ये जो राज्य सरकार को बर्खास्त करेगा, कौन करेगा, ये प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में चले गए तो ये केस है एस आर बोमई, ठीक है, 1994 का केस था, एस आर बोमई से रिलेटेड है, ठीक है। एस आर बोमई केस काफी फेमस केस है भैया उस टाइम का, और काफी सारी चीजें चेंजेस भी हुई थी उससे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भैया वन अधिकार अधिनियम 2008 एक ऐतिहासिक विधि है जिसका उद्देश्य जनजाति और वन निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना है। इस संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, यह अधिनियम राष्ट्रीय वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकार संस्थागत वंशागत संग्रहणीय और अंतरनीय। देखो यार ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो लाइक जो अधिकार आपको दिए गए हैं लाइक 4 हेक्टेयर भूमि वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज ये आपके ट्रांसफरेबल नहीं है कि भैया आप उसको ट्रांसफर कर दो, ये ट्रेडेबल भी नहीं है कि आप बेच नहीं सकते। आपको दिया गया है वो इस वजह से क्योंकि आप वहां के निवासी हो, आप वहां पर रह रहे हो, आप वहां के ट्राइब्स हो, ठीक है। आपको दिया गया इस वजह से, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार एक काम करते हैं इसको किसी और को बेच देते हैं पैसा मिल जाएगा। तो इसी वजह से कि आप किसी और को ना बेच पाओ, आपको आपके राइट्स से वंचित ना रखा जाए, इस वजह से आपको दिया है। उसकी लिमिट है 4 हेक्टेयर की, ठीक है। तो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 इसके अंदर में सारी चीजें हैं, और वो आप ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, इसलिए आपके पास ही रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड है कि यह अधिनियम लघु वनोपजन एकत्र करने के लिए स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। तो क्या ये स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है, राइट टू ओनरशिप, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपका आपसे रिलेटेड है, ऑप्शन बी, ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमता निर्माण आयोग, ठीक है, के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है भैया, सही नहीं है वो बताना है। देखो यार सीधा सा बात है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम जो ये मिशन कर्मयोगी के एक भाग के रूप में प्रयोग किया, मिशन कर्मयोगी भाई बिल्कुल सही है, हम पढ़ते हैं बहुत बार स्कीम्स वगैरह क्या क्या चल रही है। इसकी अध्यक्षता कार्मिक लोक पेंशन मंत्री द्वारा की जाती है, नहीं भैया, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं वो इसका हेड होते हैं, ठीक है, यही गलत है आपका, बाकी सब सही है। कि सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के संदर्भ में सभी प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यभार शामिल होता है। यह सरकारी विभाग, मंत्रालय, एजेंसियों की कार्मिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने के लिए महत्व सहायता प्रदान करता है। तो ये सब तो सही भी है, ओनली ये बी वाला करेक्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि कितने सही हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सनमुखम चिट्टी ने पेश किया था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1950, नहीं भैया, निर्मला सीतारमण के साथ निर्मला सीतारमण के नाम सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, नहीं भैया 8 है, इससे पहले पहले भी पेश कर चुके हैं 10 बार, ठीक है। तो ओनली वन करेक्ट है। नेक्स्ट है देखो, ग्रीनलैंड के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये तो ठीक है, ओके। तो जहां जहां पर एक है वो करेक्ट कर लो। उसके बाद है ग्रीनलैंड, डेनिश ग्रीनलैंड की सर्वाधिक बोली जाने वाली और आधिकारिक भाषा, नहीं भैया, ये ग्रीनलैंड की कुछ अलग भाषा है, ग्रीनलैंडिया कुछ करके ऐसी है वो, ये नहीं है, डेनिश नहीं है। भले ही ये डेनमार्क का है पर ये डेनिश नहीं है इसकी भाषा। डेनमार्क तो दूसरा गलत हो गया ना, तो दूसरा जहां पर है वो भी गलत कर दो। तो बचा क्या, एक और तीन, तो चार तो गलत है ही, चार तो है ही नहीं। कुल भाग और इतने हिस्सेदार लगभग 90%, 90% नहीं भैया, कम है।
डेनमार्क का प्रधानमंत्री ग्रीनलैंड का प्रीमियर भी होता है। नहीं भैया, वो नहीं होता प्रीमियर, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है, और बाकी आपका वन जो है स्टेटमेंट वो ही सही है। एक चीज और है भैया कि ये देखो ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि लाइक ग्रीनलैंड के ऊपर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड को हम अपना पार्ट बनाएंगे, ये हमारे अधिकार में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज न्यूज में आई थी। और जो डेनमार्क के जो पीएम है वो तीनों के पीएम होते हैं भैया। पीएम जो है डेनमार्क का प्रधानमंत्री, फ्रोई आइलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, और ये क्या होता है ग्रीनलैंड। बट ये प्रीमियर जैसी चीजें यहाँ पर नहीं है, ओके। तो इस वजह से, और ये जो है ना मुख्य ग्रीनलैंड के मुख्य निर्यात में तेल और प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग, नहीं भैया 90% तेल और प्राकृतिक गैस की नहीं, फिशिंग की, क्योंकि फिशिंग पर बेस्ड है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये आपका देख लो भैया, यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस जब फिशिंग होता तो ये चार्ट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन वन है कि वर्ष 2009 से अब तक 15,000 से अधिक अवैध भारतीय अभिवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है और वापस भारत भेजा गया। सही है, क्योंकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है जिस पर 1997 में चर्चा की गई थी। बिल्कुल सही है, दोनों ही भी सही है। प्रत्यर्पण संधि ये है क्या? आपको एक्स्ट्राडिशन, देखो यार एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है कि मान के चलो हमारे यहाँ पर इंडिया में कोई केस हो, मान चलो कोई ओसामा बिन लादेन जो था, ठीक है, वो देख लो उसने कोई यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह कर दिया, या हिजबुल्ला लगा लो, जो ये सही शहीद करके है कोई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, तो ये हमारे क्या आ गया कि ये टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ गया, ओके। टॉप मोस्ट वांटेड, और वो रह रहा है अमेरिका के अंदर, ठीक है। अमेरिका वालों ने पकड़ लिया, तो हम चाहेंगे कि भैया ये हमारे यहाँ पर टॉप मोस्ट है ना, मोस्ट वांटेड में है, तो वहां पर नहीं है, तो हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड में है, तो हम उससे बोले कि भैया अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिटी, जो जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो ये जो हमारा ये जो बंदा है, ये हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, इसे आप हमें वापस दे दो, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोसेस वगैरह होती है, तब जाके वो उसको प्रत्यर्पण किया जाता है कि वो देश जो है, मान चलो अमेरिका वाला, अमेरिका जो है वो हमें वापस करेगा, ठीक है। एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा होता है, तो वो होती है प्रत्यर्पण संधि। उसके बाद है कि मानव शरीर उच्च तोमता वाले क्षेत्रों में किस प्रकार अनुकूलित होता है। देखो यार हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको लगता है कि यार जैसे भारी भारी सा महसूस होने लगता है, सांसें आपकी तेज चलने लगती हैं, ठीक। तो उसमें मेन चीज ये है कि रक्त कोशिकाओं को उत्पादन बढ़ाता है भैया, इट इंक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर को कहाँ इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज है, क्यों किस प्रकार अनुकूलित होता है कि ये रक्त कोशिका को उत्पादन को बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड लाइक प्रोडक्शन, ज्यादा ब्लड सेल प्रोडक्शन का ज्यादा होने लगती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्रयुक्त सामग्री है जो पाए जाने वाले कुछ रसायन उसमें, जैसे टेक पाउडर है, टेक पाउडर एस्बेस्टस बिल्कुल पाया जाता है। टेबल साल्ट के अंदर अल्फा टॉक्सिन्स नहीं भैया, ये अल्फा टॉक्सिन्स इसमें नहीं है। दूध में मेलामाइन, आपने देखा होगा दूध में मिलावट वगैरह करके मेलामाइन की तब बेचा जाता है, रसायन मिला के उसमें केमिकल्स वगैरह। तो ये एक और तीन आपका सही है, बाकी सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन में स्थापित फूको का पेंडुलम, ठीक है, फुकॉल्ट पेंडुलम प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? देखो यार ये प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन। चलो ये देखो एक लाइक कंफ्यूजन हो सकता है कि यार मान चलो पेंडुलम अगर लगाया हुआ है इस तरीके से, तो वो हो सकता है कि यार वो गुरुत्वाकर्षण को दर्शा रहा हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड को उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस जो आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसको इंडिकेट कर रहा हो, या हो सकता है वो कोरिलेशन फोर्स को। बट ये सारी चीजें नहीं है भैया, अगर आपको पता है रियलिटी में इसको पढ़ा है तो ही आप उसको, क्योंकि ऐसे तो पेंडुलम को देख के हम बहुत बार कई सारी चीजें लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो जा सकता है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, बट आपने पढ़ा है तभी आप इसको अटेम्प्ट करना। तो ये घूर्णन रोटेशन को ये बताता है भैया, ठीक है, एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें शीशा तत्व जो होता है। देखो यार वीगन शील्ड में भी है, लकड़ी की पेंसिल में है क्या, कार की बैटरी में है, बुलेट में है, तो लकड़ी की पेंसिल में नहीं है, ग्रेफाइट होता है भैया उसमें, ठीक है। तो 1 3 4 डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि डैम्पियर हॉजाइस रेखा क्या है।
देखो भैया, द एम्पायर होजाइक्स रेखा जो है ये है आपकी सुंदरबन मैंग्रोव वनों के सबसे उत्तरी सीमा विस्तार। ये रेखा वगैरह है जो बांग्लादेश और इधर साइड नॉर्थ साइड के, तो ये सुंदरबन जो है डेल्टा द मैंग्रोव क्षेत्र जो है उस पर रेखा खींची गई है, तो उससे रिलेटेड है। आरोग्य पाचा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में थकान के उपचार के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति है। ठीक है भैया। मेघालय की गारो पर्वतमाला के लिए स्थानिक नहीं भैया, ये आरोग्य पाचा ये केरल से रिलेटेड है, केरला नॉट। तो कानी जनजाति से पारंपरिक चिकित्सा से इन पादपों के प्रयोग के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो ओनली 1 और 3 आपका करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। इससे एक चीज और निकल सकती है कि कानो ट्राइब, कानी ट्राइब्स के बारे में जानकारी मिल सकती है भैया। वो पूछ सकता है कि एक तरफ ट्राइब एक तरफ स्टेट, तो कानी ट्राइब आपको पता होना चाहिए भैया केरला से है। ठीक है, तो कानी ट्राइब आप कहानी है उसकी। ठीक है। प्राय टॉर्फिकेशन और एलिटाइजेशन पैलेटाइजेशन पदों को सुर्खियों में देखा गया है, किससे रिलेटेड भैया है? 2024 के एग्जाम में आपको इल्यूमिनाइट, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था ना। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है कि भैया टॉर्फिकेशन, यहाँ पर पैलेटाइजेशन, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है भैया आपका किससे? स्टबल वेस्ट मैनेजमेंट से। क्यों क्यों ऐसा है भैया स्टेबल बेस्ड? देखो यार, फिर से ये हर बार पराली वगैरह जो है जलाने से पंजाब हरियाणा के किसानों को ये मतलब बहुत बार गाइडलाइंस मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट से, गाइडलाइन दिल्ली हाई कोर्ट से, गवर्नमेंट से कि भैया ये मत जलाओ। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही कुछ कर दिया कि आप कि जो ये ग्रुप डी वगैरह के बंदे हैं जो लाइक एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो उन्हें भेजा गया है रेड मारने के लिए कि भैया आप सर्वे करोगे, पुलिस वालों को भेजा गया है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें की गई कि अगर कोई पराली जलाता हुआ मिल गया, दिख गया, तो वो फोटो खींच के वो सारी चीज़ें हम निकाल के उसके ऊपर सजा पनिशमेंट देंगे उसे, और उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी कम हुई है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में है। नेक्स्ट, उपयुक्त प्रजाति में से कितनी आईयूसीएन रेड लिस्ट में अनुसार विलुप्त हो चुकी है? आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जावा टाइगर, तस्मानियन टाइगर या स्पाइडर, कुछ पता ही नहीं है। तो ओनली 2। और तो भैया कौन कौन हो चुकी है? तो भैया ये जो 2 है ना, जो मैंने आपको बताया कि भैया ये जो 2 हैं, कौन सी 2? ये 2, जो जावा टाइगर है और एक तस्मान टाइगर है, ये आप क्या है, ये एक्सटेंट हो चुकी है। जो स्पाइडर कछुए हैं ये नहीं हुए, ये भैया मेडागास्कर की एंडेमिक है, वहां पर पाई जाती है भैया मेडागास्कर में। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है अंशुपा लेक, सष्टम कोट्टा, लोनार झील के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? ये सभी रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है। ये सभी प्राकृतिक रूप से निर्मित आर्द्र भूमियां हैं, बिल्कुल सही है। ताजे पानी की झील है, नहीं। जो ये लोनार लेक है ये कैसी है? सलाइन है, समझे? तो ये तीसरा करेक्ट नहीं है, ये 1 और 2 करेक्ट है आपका। ठीक है, रामसर स्थल है, सभी प्राकृतिक रूप से। अंशुपा लेक कहाँ पर है? सष्टम कोट्टा। ठीक है, लोनार लेक बताइए आप लोग इसके प्लेस, आप लोग प्लीज कमेंट में आपको बताना है कि भैया यहाँ पर ये इसके लाइक कहाँ कहाँ पर है, किस किस स्टेट में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न अनुक्रमों में से कौन सा विभिन्न राज्यों में परिचालित जलमार्गों की नौगम्य लंबाई के सही अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, लाइक घटते क्रम में सबसे ज्यादा किसका है, फिर उसके बाद किसका है, उसमें बताना है। तो देखो भैया, सबसे ज्यादा मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा असम का, उसके बाद है किसका, उसके बाद आप बात करोगे असम के बाद असम यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद उड़ीसा। तो ये उसका एक रेशो। तो असम यूपी वेस्ट बंगाल बिहार, असम यूपी वेस्ट बंगाल और बिहार, ये बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा असम में है ये, समझ गए? तो ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो पहला जो लाइक अभ्यास टेस्ट था विजन का, तो वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो चुका है भैया। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद इस वीडियो के बाद दूसरा अभ्यास करेंगे। ठीक है, 2 पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट तरीके से नहीं आए, बट इनडायरेक्ट तरीके से जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ दे रहा हूँ कि ऐसे है ये ऐसे है, वहां से पूछ दे। तो आपको अच्छे से देखनी है और अपने दोस्तों को यार शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। और प्लीज जहां जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये कमेंट करके बताना, तो वो कमेंट करके बताया भी करो, थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें हो पाएंगी।
ठीक है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।